हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भाई हम 11वीं और 12वीं क्लास के अभिव्यक्ति और माध्यम की बुक कर रहे हैं। इकाई 1 मैंने आपको करवा दी थी। आज हम इकाई 2 और इकाई 3 इकट्ठी ही कर लेंगे। ठीक है, तो इकाई 2 में हम क्या कुछ करेंगे। सृजनात्मक लेखन कैसे बनती है कविता देखेंगे, नाटक लिखने का व्याकरण देखेंगे, कैसे लिखे कहानी ये देखेंगे, डायरी लिखने की कला को देखेंगे, पटकथा देखेंगे, कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण ये देखेंगे, कैसे बनता है रेडियो नाटक, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन ये देखेंगे। इकाई 3 में व्यवहारिक लेखन, कार्यालय लेखन और प्रक्रिया देखेंगे। समृद्ध बायोडाटा लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र देखेंगे। कोर्स 1 परिचय ये हम देखेंगे आज की क्लास में। तो क्लास में भाई शुरू से लेके अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और आज आपको इस क्लास का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि आज ये कंप्लीट क्लास हो जाएगी। तो मैं आपको कंप्लीट क्या है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, तो उसको भी आप ज्वाइन जरूर करें। तो भाई इकाई 2 हम करेंगे। इकाई 2 का पहला लेसन है सृजनात्मक लेखन कैसे बनती है कविता, ये हम देखेंगे। जीवन में जब सवालों का तूफान उठने लगता है, मोहब्बत की भावनाएं उफान मारने लगती हैं, अंदर कुछ कहने की लालसा होती है, तो शब्दों के अभाव को पूरा करने के लिए कविता का अवतरण होता है। आगे है कविताएं चुपचाप चली आती है। भाषा और व्याकरण की दीवारों को तोड़ते हुए कविताएं अपनी मौजूदगी से तरंगित कर जाती हैं। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों को कलात्मक अंदाज में गुनने बुनने और साझा करने से भी कविताओं के बनने का सिलसिला शुरू होता है। आगे भाई कविता जीवन में नए विचारों की आवाजाही की प्रक्रिया को निरंतरता देती है, जीवन में संवेदनशीलता को स्थान देती है। कविताओं की दुनिया भाषाओं के व्याकरण का अतिक्रमण करते हुए अभिव्यक्ति के तमाम रास्तों को खोलती है। आज की कविताओं में लय गायब है, संगीत गायब है, प्रवाह गायब है। यह जिनके पास बचा है वह उनके जीवन और सोच में मौजूद संगीत और कल्पना की वजह से जिंदा है। बिंब और छंद आंतरिक लय कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। हमारे पास दुनिया को जानने का एकमात्र साधन इंद्रियां ही है। आगे है सुमित्रानंदन पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पर बल दिया है। ठीक है, किस भाषा पर बल दिया भाई? चित्र भाषा पर। ठीक है, क्योंकि चित्रों और बिंबों का प्रभाव मन पर अधिक पड़ता है। छंद आंतरिक लय कविता का अनिवार्य तत्व है। मुक्त छंद की कविता लिखने के लिए भी अर्थ की लय का निर्वाह जरूरी है। अब इस लेसन के हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। कविता का अनिवार्य तत्व क्या होता है? तो क्या होता भी? अलंकार, समास, लय तथा आंतरिक छंद या शब्द। तो सी आंसर बिल्कुल सही है। लय तथा आंतरिक छंद क्या है? कविता का अनिवार्य तत्व होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कविता का जन्म किस परंपरा के रूप में हुआ है? तो कविता का जन्म किस परंपरा के रूप में हुआ है? लिखित रूप में, संकेत रूप में, यांत्रिक रूप से या वाचिक रूप में? तो वाचिक रूप में कविता का जन्म हुआ है। डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। सुमित्रानंदन पंत के कविता के लिए किस भाषा की आवश्यकता पर बल दिया है? तो सुमित्रानंदन पंत ने भाई कविता के लिए किस भाषा की आवश्यकता पर बल दिया है? तो चित्र भाषा पर क्या है? बल दिया है। आंसर है बिल्कुल सही है। सुमित्रानंदन पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पर बल दिया है, क्योंकि चित्रों या बिंबों का प्रभाव मन पर अधिक पड़ता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कविता का आवश्यक घटक नहीं है। तो क्या नहीं है? बिंब और छंद तो है, शब्द और भाषा भी है, परिवेश और संदर्भ भी है, लेकिन कथानक और पात्र नहीं है। बाह्य संवेदनाएं मन के स्तर पर किसमें बदल जाती है? तो बिंब में, शब्द में, रस में या छंद में? तो बिंब में बदल जाती है। ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा। शब्द कविता का कौन सा उपकरण है? तो कौन सा उपकरण है? तो प्रथम उपकरण रहेगा। ए आंसर सही है। अच्छी कविता की क्या विशेषता है? तो अच्छी कविता की क्या विशेषता है? वह दुनिया से अलग कर देती है, वह गाई नहीं जा सकती, आसानी से समझ नहीं आती, या वह बार बार पढ़े जाने को आमंत्रित करती है। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कविता की सृष्टि होती है तो किससे होती है?
हृदय की तीव्र अनुभूति से कविता की सृष्टि होती है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पाठ के अनुसार गांव के परिवेश के लिए किस तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो किस तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है? चूल्हा, खपड़ा, पंखा, जूता, अग्नि, तद्भव तत्सम आ गया भाई। ठीक है, चूल्हा, चक्की, दाने, पांख आदि। तो यही क्या है, सारे के सारे तद्भव शब्द रहेंगे। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कविता को पढ़कर जब हमारे मन में कोई चित्र उभर आता है तो इसे काव्य भाषा में क्या कहते हैं? तो इसे बिंब विधान कहा जाता है। सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। कविता को पढ़कर जब हमारे मन में कोई चित्र उभर आता है तो इस काव्य भाषा में को भी क्या, बिंब विधान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लय ताल स्वर से रहित कविता किस छंद में होती है? तो किस छंद में होती है? मुक्त छंद में होती है। सी आंसर सही रहेगा। सारी जटिलताओं के बाद कविता किसके निकट होती है? तो किसके निकट होती है? हमारी संवेदनाओं के निकट होती है। ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा। कविता की भाषा, संरचना, बिंब, छंद सब किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? तो परिवेश और संदर्भ के इर्द गिर्द घूमते हैं। ए आंसर सही है। कवि को किसकी पहचान होनी चाहिए? तो भाषा के संगीत की पहचान होनी चाहिए। बी आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कविता के तत्वों को उजागर करने वाली आंतरिक क्षमता को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भी? प्रतिभा कहा जाता है। ए आंसर बिल्कुल सही है। अगला लेसन है अपना नाटक लिखने का व्याकरण। ठीक है, नाटक लिखने का व्याकरण। नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की एक मूल विशेषता को हमेशा याद रखना होता है, वह है समय का बंधन। क्या है भाई? समय का बंधन। समय का यह बंधन नाटक की रचना पर अपना पूरा असर डालता है। इसलिए एक नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा होना होता है। आगे देखते हैं। नाटककार अगर अपनी रचना को भूतकाल से अथवा किसी और लेखक की रचना को भविष्यकाल से उठाए, इन दोनों ही स्थितियों में उसे नाटक को वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। नाटक में 3 अंक होते हैं, इसलिए उसे भी समय को ध्यान में रखकर बांटने की जरूरत होती है। कितने होते हैं भाई अंक? 3 अंक होते हैं। साहित्य की 2 विधाओं, कविता और नाटक के लिए शब्द का विशेष महत्व है। नाटक की दुनिया में शब्द अपनी एक नई, निजी और अलग अस्मिता ग्रहण करता है। नाटककार के लिए जरूरी है कि वह अधिक से अधिक संक्षिप्त और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करे, तो अपने भाषा में वर्णित न होकर क्रियात्मक अधिक हो, उन शब्दों में दृश्य बनाने की क्षमता भरपूर हो और वह अपने शाब्दिक अर्थ से ज़्यादा व्यंजना की ओर ले आए। एक नाटक के लिए जरूरी होता है उसका कथ्य। क्या जरूरी होता है? उसका कथ्य। पहले कहानी के रूप को शिल्प या संरचना के भीतर उसे पिरोना होता है। इसके लिए नाटककार को शिल्प या संरचना की पूरी समझ, जानकारी या अनुभव होना चाहिए। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम संवाद है। क्या है भाई? संवाद है। दूसरी किसी विधा के लिए यह कतई जरूरी नहीं कि वह संवादों का सहारा ले। नाटक के लिए तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच और अंत में उपसंहार जैसे तत्व अनिवार्य है। इसके लिए विरोधी विचारधाराओं का संवाद जरूरी होता है। यही कारण है कि नायक प्रतिनायक सूत्रधार की परिकल्पना भारतीय या पाश्चात्य नाटक शास्त्र में आरंभ से ही की गई है। नाटक स्वयं में एक जीवित माध्यम है। कोई भी 2 चरित्र जब भी आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान में टकराव पैदा होना स्वाभाविक है। ठीक है, अब हम इस लेसन से क्वेश्चन आंसर करेंगे। भारतीय परंपरा में नाटक को किस प्रकार के काव्य की संज्ञा दी गई है? तो नाटक को भी किस प्रकार के काव्य की संज्ञा दी गई है? तो दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की एक मूल विशेषता को हमेशा याद रखना चाहिए, वह क्या है? तो वह क्या है भाई? समय का बंधन। ठीक है, डी आंसर बिल्कुल सही है। नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की एक मूल विशेषता को हमेशा याद रखना चाहिए, वह है समय का बंधन। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक के हर एक अंक की अवधि कम से कम कितने मिनट की होनी चाहिए? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 45 मिनट की, 40 मिनट की, 48 मिनट की या 52 मिनट की? तो 48 मिनट की, ठीक है, अवधि होनी चाहिए। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। लिखित रूप से नाटक
कितने आयामों में होता है? तो एक आयामी होता है भाई नाटक, ये आपको ध्यान रखना है। भी आंसर सही है। नाटक में मंच निर्देशन किस काल में लिखे जाते हैं? ठीक है, मंच निर्देशन किस काल में लिखे जाते हैं ये आपको बताना है। तो भाई ये वर्तमान काल में लिखे जाते हैं मंच निर्देशन, ये आंसर सही है। नाटक के लिए अनिवार्य तत्व कितने होते हैं? तो भाई 4 तत्व होते हैं नाटक के लिए अनिवार्य। अगला क्वेश्चन है, नाटक का मात्र एक मौन अधिकार या ध्वनि प्रभाव कहानी या उपन्यास के कितने पृष्ठों की बराबरी कर सकता है? तो 20-25 पृष्ठों की बराबरी कर सकता है। बी आंसर बिल्कुल सही है। नाटक का मात्र एक मौन अंधकार या ध्वनि प्रभाव कहानी या उपन्यास के 20-25 पृष्ठों की बराबरी कर सकता है। एक नाटक के लिए क्या जरूरी होता है? तो कथ्य जरूरी होता है एक नाटक के लिए भाई, ये आंसर बिल्कुल सही है। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम क्या होता है? तो क्या होता है भाई? संवाद होता है। सी आंसर सही है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, यह कथन किस नाटक से? काफी महत्वपूर्ण कथन है भाई। ठीक है, तो ये किस नाटक से रहेगा ये आपको बताना है। तो भाई ये चंद्रगुप्त से, सकंदगुप्त से, अजातशत्रु से, ध्रुव स्वामी से। तो ये सकंदगुप्त नाटक से कथन है और ये सभी के सभी नाटक जयशंकर प्रसाद की है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नाटक में कितने अंक होने चाहिए? तो कितने होने चाहिए? 3 अंक होने चाहिए, ये आंसर सही है। साहित्य की किस विधा को नाटक के सबसे निकट माना जाता है? तो कविता को भी नाटक के सबसे अधिक माना जाता है। टू वी और नॉट टू वी यह प्रसिद्ध संवाद किसका है? तो ये हेमलेट का प्रसिद्ध संवाद है भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत के नाट्य शास्त्र में किस साहित्य विधा की रचना की गई है? नाट्य शास्त्र में किस साहित्यिक विधा की रचना की गई है? तो भाई नाटक की गई है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। नाटककार को रचनाकार के साथ साथ एक क्या होना आवश्यक है? तो भाई संपादक होना आवश्यक है भाई। नाटककार को रचनाकार के साथ एक संपादक होना आवश्यक है। ठीक है, लेसन समाप्त होता है। दूसरा लेसन है कैसे लिखे कहानी। ठीक है, क्या भाई कैसे लिखे कहानी देखते हैं इसके विषय में। किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो तथा कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। वास्तव में कहानी हमारे जीवन से इतनी निकट या उससे इतना अविभाज्य हिस्सा है कि हर आदमी किसी रूप में कहानी सुनता और सुनाता है। कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव इतिहास, क्योंकि कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। आगे है भाई, धीरे धीरे कहानी कहने की आदिम कला का विकास होने लगा। कथावाचक कहानियां सुनाते थे। किसी घटना, युद्ध, प्रेम, प्रतिशोध के किस्से सुनाए जाते थे। मानव स्वभाव का एक गुण कल्पना भी है। सच्ची घटनाओं पर आधारित कथा कहानी सुनाते सुनाते उसमें कल्पना का सम्मिश्रण भी होने लगा, क्योंकि प्राय मनुष्य वह सुनना चाहता है जो उसे प्रिय है। अगला क्वेश्चन आगे है भाई, कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। कथानक कहानी का वह संक्षिप्त रूप जिससे प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख किया जाता है। आमतौर पर कथानक में प्रारंभ, मध्य और अंत अर्थात कथानक का पूरा स्वरूप होता है। कथानक न केवल आगे बढ़ता है बल्कि उसमें द्वंद्व के तत्व होते हैं जो कहानी को रोचक बनाए रखते हैं। आगे है, कथानक की पूर्णता की शर्त यही है कि कहानी नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद समाप्त हो, अंत तक रोचकता रहनी चाहिए। यह रोचकता द्वंद्व के कारण ही बनी रह पाएगी। कथानक का स्वरूप बन जाने के बाद कहानीकार कथानक के देश काल तथा स्थान को पूरी तरह समझ लेता है, क्योंकि कहानी को प्रमाणिक और रोचक बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। कहानी में पात्रों के संवाद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संवाद के बिना पात्र कल्पना मुश्किल है भाई। ठीक है, तो ये कहानी से था। ठीक है, ये लेसन अपना समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व कहानी लेखन के लिए अनिवार्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? चरित्र, परिवेश, भाषा या तुक। जो तुक है ये कहानी लेखन के लिए अनिवार्य तत्व नहीं है। सी आंसर अपना सही रहेगा।
आंसर सी बिल्कुल सही है। जो तुक है ये कहानी लेखन के लिए अनिवार्य तत्व नहीं है, बल्कि कविता रचने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। चरित्र प्रवेश भाषा कहानी लेखन के अनिवार्य तत्व है। अगला क्वेश्चन है, कहानी मानव मन की किन वृत्तियों को शांत करती है? तो किन को शांत करती है? जिज्ञासा, उत्सुकता एवं कौतूहल को कहानी क्या है? शांत करती है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। भारत के किस ग्रंथ की कहानियां लोकप्रिय है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसकी कहानियां लोकप्रिय है भारत में? तो पंचतंत्र की कहानियां भारत में क्या है? लोकप्रिय है भाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? तो कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होगा? कथानक रहेगा ये भी। ठीक है, ये आंसर अपना बिल्कुल सही है रहेगा। प्रेमचंद्र की कहानी कफन में माधव की पत्नी का क्या नाम है? तो माधव की पत्नी का क्या नाम है भाई? तो बुधिया नाम है इसका। ठीक है, जुनिया नहीं है, पुनिया नहीं है, मुनिया नहीं है, बुधिया नाम है माधव की पत्नी का। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आमतौर पर कथानक में क्या होता है? तो आमतौर पर कथानक में क्या होता है? तो प्रारंभ, मध्य और अंत, ये सभी कथानक में होता है। डी आंसर अपना सही रहेगा। कहानीकार घटनाओं में किसका मिश्रण करता है? तो किसका मिश्रण करता है? अभी कल्पना का मिश्रण करता है। ए आंसर अपना बिल्कुल सही है। कहानी के तीसरे भाग का क्या नाम है? तो कहानी के तीसरे भाग का क्या नाम है? आरंभ, मध्य, द्वंद या अंत? तो अंत है भी कहानी के तीसरे भाग का नाम। अगला क्वेश्चन है, कहानी किसी एक की नहीं, वह कहने वालों की है, सुनने वालों की है, इसकी उसकी सबकी दृष्टि समूचे परिवार की, यह कथन किसका है? तो ये कथन भाई कृष्णा सोबती का कथन है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। कहानी किसी एक की नहीं, वह कहने वालों की है, सुनने वालों की है, इसकी उसकी सबकी दृष्टि समूचे परिवार की, यह कथन कृष्णा सोबती जी का ही है भाई। प्रेमचंद्र की कहानी कफन 10-12 पात्रों की कहानी है। इसका कथानक कितनी पंक्तियों में लिखा जा सकता है? तो अभी कितनी पंक्तियों में? 10 या 12 पंक्तियों में लिखा जा सकता है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कहानी का इतिहास कितना पुराना माना जाता है? जितना पुराना मानव इतिहास है उतना ही पुराना कहानी का इतिहास माना जाता है। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें प्रवेश हो, द्वंदात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहानी कहा जाता है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कहानी न सुनाओ मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बातों को घुमा फिरा कर कहना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मौखिक कहानी की परंपरा विशेषता किस राज्य में प्रचलित है? तो राजस्थान में प्रचलित है भाई मौखिक कहानी की परंपरा। कहानी में क्या बहुत महत्वपूर्ण होते हैं? तो कहानी में क्या बहुत महत्वपूर्ण होते हैं? पात्रों में संवाद। बी आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कहानी हमारे जीवन का कैसा अंग है? तो कहानी हमारे जीवन का अविभाज्य अंग है। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला लेसन है, डायरी लिखने की कला। ठीक है, डायरी लिखने की कला, दिन भर आप जिन घटनाओं, गतिविधियों और विचारों से गुजरते रहे उन्हें डायरी के पृष्ठों पर शब्दबद्ध करना ही डायरी लेखन है भाई। अगला क्वेश्चन आगे है भाई लेसन से, पिछली सदी की सर्वाधिक पढ़ी गई पुस्तकों में से एक है एनी फ्रैंक नामक एक किशोरी की पुस्तकार छपी हुई डायरी, जिसको 1942-44 के दरमियान नाजी अत्याचारों के बीच एम्स्टर्डम में छुपकर रहते हुए लिखी थी। यह डायरी जब प्रकाशित हुई तो उसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज के साथ साथ साहित्यिक कृति के रूप में भी महत्वपूर्ण माना गया है। समकालीन पत्र पत्रिकाओं में भी रचनाकारों की डायरियों के अंश छपते रहते हैं, जिनमें पाठकों को अक्सर उधेड़बुन की शैली में प्रकट होने वाले कुछ उत्तेजक विचार बिंदु, किसी यात्रा का वृत्तांत या किसी साहित्य जगत की चटपटी खबरें पढ़ने को मिल जाती हैं। निबंध, कहानी या उपन्यास डायरी के शक्ल में लिखे जा सकते हैं, लेकिन वहाँ डायरी का सिर्फ रूप होगा। अंतर्वस्तु के लिहाज से उसे डायरी नहीं कहा जा सकता। डायरी नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्व संबंधी बौद्धिक भावात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा है। इन्हें हम किसी और के लिए नहीं, स्वयं अपने लिए शब्दबद्ध करते हैं। लेखन करते समय आप स्वयं तय करें कि आप क्या सोचते हैं और खुद को क्या कहना चाहते हैं। यह तय
करते हुए आपको यथासंभव सभी तरह बाहरी दबाव से मुक्त होना चाहिए। अपनी दिन भर की घटनाओं, मुलाकातों, ख्यालातों इत्यादि में कौन कौन सी आपको दर्ज करने लायक लगती है। डायरी बिल्कुल निजी वस्तु है और यह मानकर ही उसे लिखा जाना चाहिए, वह औरों के द्वारा पढ़ी नहीं जाएगी। यह कतई जरूरी नहीं है कि डायरी परिष्कृत और मानक भाषा शैली में लिखी जाए। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। मोटे गत्ते की जिल्द वाली उस नोटबुक से आप सभी परिचित होंगे जिसके पन्नों पर साल के 365 दिनों की तिथियां क्रम से सजी होती है, उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कहानी, डायरी, गद्दी, बही, खाता। तो उसको डायरी कहते हैं भाई। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। एनी फ्रैंक ने डायरी किस जगह लिखी? तो भाई जो एस्टड्रम था भाई, वहां पर उसने लिखी थी। बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, एनी फ्रैंक कौन थी? एक यहूदी लड़की थी। हमारे में लेसन भी आया था भाई ये। एनी फ्रैंक की डायरी किस भाषा में थी? तो डच भाषा में थी। सी आंसर सही रहेगा। एनी फ्रैंक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी में हुई थी। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो एनी फ्रैंक रहेंगी। बी आंसर सही है। यह 60 लोगों की तरह बोलने वाली एक आवाज़ है। यह एक ऐसी आवाज़ जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है। यह कथन किसका है? तो ये कथन भाई इलिया ईहरबर्न का है भाई। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। एनी फ्रैंक को डायरी किस जन्मदिन पर मिली थी? तो उसके 13वें जन्मदिन पर मिली थी। एनी फ्रैंक की डायरी में कब से कब तक का वर्णन है? तो अभी 1942 से 1944 तक का इसमें वर्णन किया गया है। आगे है, एक साहित्यिक की डायरी के लेखक कौन है? तो भाई मुक्तिबोध रहेंगे एक साहित्यिक की डायरी के लेखक। सी आंसर सही है। किताब की 2 आवरण पृष्ठों के बीच जो लेखक डालता है वह लोक की संपदा है। जो कुछ वह खुद नहीं डालता वह निजी संपदा है। वह यह कथन किसका है? तो ये गेल हैमिल्टन का ये भी है। आंसर है बिल्कुल सही है। किताब की 2 आवरण पृष्ठों के बीच जो लेखक डालता है वह लोक की संपदा है। जो कुछ वह खुद नहीं डालता वह निजी संपदा है। हरी घाटी नामक यात्रा डायरी के लेखक कौन है? हरी घाटी, ठीक है, तो डॉक्टर रघुवंश जी है इसके लेखक। हरी घाटी डायरी के भी। दिन भर आप जिन घटनाओं, गतिविधियों और विचारों से गुजरते हैं उन्हें डायरी के पृष्ठों पर शब्दबद्ध करना क्या कहलाता है? तो डायरी लेखन कहलाता है। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। एनी फ्रैंक की मृत्यु कब हुई थी? तो फरवरी या मार्च 1945 में हुई थी। सुदूर दक्षिण पूर्व किसके द्वारा लिखी गई डायरी है? क्या अभी सुदूर दक्षिण पूर्व किसके द्वारा लिखी गई डायरी है? तो सेठ गोविंद दास जी के द्वारा लिखी गई डायरी है सुदूर दक्षिण पूर्व। अगला लेसन है अपना कथा, पटकथा। पटकथा 2 शब्दों से मिलकर बना पट और कथा। पट का अर्थ पर्दा, ठीक है, पट का अर्थ, ठीक है, क्या है? पट का अर्थ है पर्दा तथा कथा का अर्थ है कहानी, अर्थात ऐसी कहानी जो पर्दे पर दिखाई जाए उसको पटकथा कहेंगे भाई। आगे है, सिनेमा और टेलीविजन के लिए बनने वाली फिल्मों, धारावाहिकों का मूलाधार पटकथा होता है जिसे स्क्रीन प्ले भी कहते हैं। अखबार में छपा कोई भी समाचार हमारी कल्पना शक्ति से अपनी कोई कहानी इतिहास के पन्नों से झांकता कोई व्यक्ति तत्व या सच्चा किस्सा अथवा साहित्य की किसी अन्य विधा की कोई रचना कथा हो सकती है। दूरदर्शन तो अक्सर ही साहित्यिक रचनाओं को आधार बनाकर धारावाहिक, टेलीफिल्मों, ठीक है, आदि का निर्माण करवाता रहता है। फिल्म या टेलीविजन की शूटिंग अलग अलग सेटों या लोकेशनों पर 2 से लेकर 2 साल तक की अवधि में की जा सकती है, 2 दिन से लेकर। इसलिए नाटक का कार्य व्यापार, दृश्यों की संरचना और चरित्रों की संख्या आदि को सीमित रखना पड़ता है, लेकिन सिनेमा या टेलीविजन में कोई बंधन नहीं होता। पटकथा की मूल इकाई होती है दृश्य। क्या होती है भाई? दृश्य होती है। यह एक स्थान पर एक ही समय में लगातार चल रहे कार्य व्यापार के आधार पर एक दृश्य निर्मित होता है। पटकथा के शुरू में दिए गए संकेत फिल्म या टीवी के कार्यक्रम के निर्देशक, कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डर, ठीक है, रिकॉर्डिस्ट, आर्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन मैनेजर तथा उनके सहायकों की अपने अपने काम में काफ़ी मदद करते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं।
पटकथा के लिए कहानी का कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो कौन सा आवश्यक नहीं है? मनोरंजन, मौलिकता, प्रासंगिकता या तत्वों में असंतुलन। तो डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, तत्वों में असंतुलन, ठीक है, पटकथा के लिए आवश्यक नहीं है। पटकथा या स्क्रिप्ट प्ले या टेलीविजन शो के लिए पटकथा लेखकों द्वारा लिखित कार्य है। टेलीविजन के लिए लिखी गई पटकथा को टेलीप्ले के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बात संवाद के बारे में सही नहीं है? तो कौन सी बात सही नहीं है भाई? संवाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। संवाद के माध्यम से पात्रों का चरित्र चित्रण होता है, बिल्कुल सही है। संवाद वातावरण बनाने में सहायक नहीं है, यही क्या है? गलत है। संवाद कथा के द्वंद्व को आगे बढ़ाते, ये भी सही है। तो इसमें गलत पूछा था, गलत हमारा सी रहेगा, यानी सी आंसर सही है। हाँ, व्याख्या में देख लेते हैं। संवाद वातावरण बनाने में सहायक नहीं होते। संवाद के बारे में यह कथन सही नहीं है। संवाद सृजन प्रक्रिया के साथ जुड़ने वाली कला है। संवादों के माध्यम से कहानी को कथात्मक रूप से संवादात्मक और नाटकीय रूप प्राप्त होता है, जिसका उपयोग अभिनय के दौरान होता है। फिल्मों की व्यावसायिक और कलात्मक सफलता भी तस्वीरों की सूक्ष्मता और संवादों के आकर्षण पर निर्भर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेलीविजन पटकथा के दृश्यांकन में दृश्य प्रबंध की तकनीकी व्यवस्था कौन करता है? तो अभिकल्पकार करता है। क्या? अभिकल्पकार करता है। डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन लेखन के दृश्यांकन में किसकी भूमिका नहीं होती? तो भाई किसकी भूमिका नहीं होती? निर्देशक की होती है, कलाकार की होती है, कैमरामैन की होती है, लेकिन निर्माता की भूमिका नहीं होती है। ठीक है, बी आंसर अपना सही रहेगा। टेलीविजन लेखन के दृश्यांकन में निर्माता की भूमिका नहीं होती है, जबकि निर्देशन, कलाकार तथा कैमरामैन की टेलीविजन लेखन के दृश्यांक में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निर्देशक एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है जो अपनी देख रेख में किसी परियोजना को पूरा करता है एवं अधीनस्थों की परियोजना के पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन है, दृश्यांकित करने से पूर्व कथा को ध्यान में रखकर दृश्यों का जो विवरण तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसको पटकथा कहते हैं। भाई सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पटकथा लेखन एक परिचय के लेखक कौन है? पटकथा लेखन एक परिचय, इसके लेखक कौन है? तो मनोहर श्याम जोशी जी रहेंगे इसके लेखक। किस प्रसिद्ध उपन्यास को हिंदी में तीसरी बार फिल्माया गया था? तो भाई देवदास को तीसरी बार फिल्माया गया था। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी रहेंगे। सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भविष्य में होने वाली घटनाओं को किस तकनीक से प्रस्तुत किया जाता है? तो फ्लैशबैक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। ये आंसर बिल्कुल सही है। पटकथा कुछ और नहीं, कैमरे से फिल्म के पर्दे पर दिखाए जाने के लिए लिखी हुई कथा है। यह कथन किसका है? तो ये मनोहर श्याम जोशी जी का ही कथन है। भविष्य में होने वाली किसी हादसे को पहले दिखाना कौन सी तकनीक से प्रस्तुत किया जाता है? कि कभी पहले दिखाना, तो फ्लैश फॉरवर्ड। भी आंसर बिल्कुल सही है। पटकथा एक परिचय नामक पुस्तक के दूसरे अध्याय का शीर्षक क्या है? ठीक है, तो दूसरे अध्याय का शीर्षक क्या है? पटकथा एक बला है, ये इसका शीर्षक रहेगा दूसरा। फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड दोनों ही युक्तियों का इस्तेमाल करने के पश्चात हमें कहाँ वापस आना पड़ता है? तो वर्तमान में, भूतकाल में, भविष्य में, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई वर्तमान में वापस हमें आना पड़ता है। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। पटकथा की मूल इकाई क्या है? तो दृश्य है। भाई क्या है? दृश्य है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितनी बार कहा छिलके मोजे पर मत रखा करो, कहीं किसी के हाथ लग गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे? यह कथन किस नाटक का है? आधे अधूरे का, आषाढ़ का एक दिन, अंडे के छिलके, या पैरों तले जमीन? तो भाई अंडे के छिलके। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल सही है। कितनी बार कहा कि छिलके मोजे पर मत रखा करो, कहीं किसी के हाथ लग गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे? यह कथन अंडे के छिलके नाटक की प्रमुख पात्र बीना का है। अंडे के छिलके नाटक के लेखक मोहन राकेश है। अगला लेसन अपना, कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण? ठीक है, ये हम देखते हैं। कहानी का नाटक में रूपांतरण करने के लिए सबसे पहले कहानी और नाटक में
वे विध्य तथा समानताओं को समझना आवश्यक है। इसके लिए हमें नाटक की विशेषताओं को समझना होगा। जहाँ कहानी का संबंध लेखक और पाठक से जुड़ता है, वही नाटक लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोता व अन्य लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। दृश्य का स्मृतियों से गहरा संबंध होता है, इसलिए नाटक एवं फिल्मों को लोग देर तक याद रखते हैं। यही कारण है कि गोदान, देवदास, उसने कहा था, सदगति आदि के नाट्य रूपांतरण कई बार हुए और कई तरह से हुए। आगे है, कहानी का नाटक में रूपांतरण करने के लिए सबसे पहले कहानी की विस्तृत कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है। कथा वस्तु उन घटनाओं का लेखा जोखा है जो कहानी में घटित हैं। प्रत्येक घटना किसी स्थान पर किसी समय घटती है। ऐसा भी हो सकता है कि घटना स्थान समय विहीन हो। कहानी को, कथा वस्तु को सामने रखकर एक एक घटना को चुन चुन कर निकाला जाता है और उनके आधार पर दृश्य बनता है। स्थान और समय के आधार पर कहानी का विभाजन करके दृश्यों को लिखा जा सकता है। यह देखना आवश्यक है कि प्रत्येक दृश्य का कथानक के अनुसार औचित्य हो। आगे है, प्रत्येक दृश्य एक बिंदु से प्रारंभ होता है, कथा अनुसार अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है और उसका ऐसा अंत होता है जो अगले दृश्य से जोड़ता है। दृश्य कई काम एक साथ करता है। एक और वह कथानक को आगे बढ़ाता है तो दूसरी ओर पात्रों और परिवेश को संवादों के माध्यम से स्थापित करता है। इसके साथ साथ अगले दृश्य की भूमिका तैयार करता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं भाई। कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए क्या अनिवार्य है भाई? तो क्या अनिवार्य है? कहानी की कथा वस्तु को दृश्यों में विभाजित करना। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। नाटक के अंगों को किसके अनुसार बांटने की जरूरत होती है? तो समय के अनुसार बांटने की जरूरत होती है। सी आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नाटक लेखन का महत्वपूर्ण अंग किसे माना गया है? तो भाई शब्द को माना गया है। बी आंसर सही है। कहानी को केंद्रीय बिंदु किसे कहा गया? भाई कहानी का केंद्रीय बिंदु किसे कहा गया है? तो कथानक को कहा गया है कहानी का केंद्रित बिंदु। अगला क्वेश्चन है, कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए सबसे पहले कहानी की विस्तृत कथा वस्तु किसके आधार पर विभाजित किया जाता है? तो किसके आधार पर विभाजित की जाती है? समय और स्थान के आधार पर। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए सबसे पहले कहानी की विस्तृत कथा वस्तु समय और स्थान के आधार पर विभाजित की जाती है। कहानी के पात्रों द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने को क्या कहते? तो क्या कहते हैं? कथोपकथन कहते हैं। भी आंसर सही रहेगा। नाटक को मंच पर किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो अभिनेता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, नाटक का प्राण तत्व किसे कहते हैं? तो भाषा को भी नाटक का प्राण तत्व कहते हैं। सी आंसर बिल्कुल सही है। नाटक की वास्तविक कसौटी किसे माना जाता है? तो नाटक की वास्तविक कसौटी किसको माना जाता है? रंगमंचीयता को माना जाता है। ध्यान से सही रहेगा। कहानी का केंद्रीय बिंदु किसे कहा जाता है? तो कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक को कहा जाता है। डी आंसर सही है। अगला लेसन अपना कैसे बनता है रेडियो नाटक? ठीक है, तो रेडियो नाटक कैसे बनता है ये लेसन हम देखते हैं। सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो नाटक में भी चरित्र होते हैं। उन चरित्रों के आपसी संवाद होते हैं और इन्हीं संवादों के जरिए आगे बढ़ती है कहानी। सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो नाटक में विजुअल्स अर्थात दृश्य नहीं होते। कहानी ऐसी न हो जो पूरी तरह से एक्शन अर्थात हरकत पर निर्भर करती हो, क्योंकि रेडियो पर बहुत ज़्यादा एक्शन सुनाना उबाऊ हो जाता है। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 मिनट से 30 मिनट होती है। इसके दो कारण होते हैं। ठीक है, रेडियो नाटक की अवधि बताई गई है 15 से 30 मिनट, ध्यान रखना आपको। सर्वे माध्यम में नाटक या वार्ता जैसे कार्यक्रमों के लिए मनुष्य के एकाग्रता की अवधि 15 से 30 मिनट होती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। दूसरा, सिनेमा या नाटक में दर्शक अपने घरों से बाहर निकलकर किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित होते हैं। इस प्रकार वो इन आयोजनों के लिए प्रयास करते हैं और अनजाने लोगों एक समूह का हिस्सा बनकर प्रेक्षागृह में बैठते हैं। अंग्रेजी में इन्हें कैप्टिव ऑडियंस कहते हैं। जबकि टीवी या रेडियो ऐसे माध्यम है कि आमतौर पर इंसान अपने घर में अपनी
मर्जी से इन यंत्रों पर आ रहे कार्यक्रम को देखता सुनता है। रेडियो पर निश्चित समय पर निश्चित कार्यक्रम आते हैं, इसलिए इनकी अवधि भी निश्चित होती है, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट या 60 मिनट वगैरह है। अब क्योंकि रेडियो नाटक की अवधि की सीमित है तो पात्रों की संख्या भी सीमित हो जाएगी। श्रोता आवाज के सहारे चरित्रों को याद रख पाता है। ऐसी स्थिति में रेडियो नाटक में यदि बहुत ज़्यादा किरदार है तो उनके साथ एक रिश्ता बनाए रखने में श्रोता को दिक्कत होती है। 15 मिनट की अवधि वाले रेडियो नाटक में पात्रों की अधिकतम संख्या 5 से 6 हो सकती है। ठीक है, अभी जो 15 मिनट का नाटक होता है इसमें जो पात्र है उसकी संख्या 5 या 6 हो सकती है, आपको ध्यान रखना है। आगे है 30 से 40 मिनट की अवधि के नाटक में 8 से 12 पात्र हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, 8 से 12 पात्र होते हैं 30 से 40 मिनट की अवधि में अवधि वाले नाटक में। यदि 1 घंटे या उससे ज़्यादा अवधि के रेडियो नाटक लिखना पड़ जाए तो उसमें 15 से 20 पात्र होते हैं। 1 घंटे का जो नाटक होता है उसमें 15 से 20 पात्र होते हैं और 30-40 मिनट का जो नाटक होता है उसमें 8 से 5 पात्र होते हैं और जो 15 मिनट का नाटक होता है उसमें 5 या 6 पात्र होते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। रेडियो लेखन के अंतर्गत ध्वनि रूपक निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है, तो क्या आवश्यक नहीं है? संगीत, आलेख, सूत्रधार की ध्वनि, तो मंच सज्जा क्या है? आवश्यक नहीं है भाई। भी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। रेडियो नाटक की सफलता अवलंबित रहती है, तो किससे रहती है? ध्वनि प्रधान संवादों पर भाई। भी आंसर सही रहेगा अपना। व्याख्या में देख लेते हैं। रेडियो नाटक की सफलता ध्वनि प्रधान संवादों पर अवलंबित रहती है। रेडियो नाटक का मूल आधार ध्वनि है। रेडियो नाटक में ध्वनि द्वारा अभिव्यक्ति की जा सकती है। रेडियो नाटक में भाषा ध्वनि, ध्वनि प्रभाव, वाच्य ध्वनि, इन तीनों प्रकार की ध्वनियों का उपयोग किया जाता है। रेडियो नाटक में संवाद इसलिए महत्वपूर्ण है कि उनके सामने रंगमंच नाटकों की तरह दर्शक नहीं होते। इस कारण संवादों द्वारा प्रत्येक स्थिति को स्पष्ट करना पड़ता है। ध्वनि प्रभाव पर ही नाटक की सफलता अवलंबित होने के कारण रेडियो नाटक में इस तत्व की उचित उपयोगिता करना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो यथासंभव अधिक पात्र रखना, ये गलत है भाई, क्योंकि पहले ही हमने ऊपर भी देख लिया था सारांश में। ठीक है, अगर 15 मिनट का नाटक है तो उसमें कितने पात्र होने चाहिए, 30 या 40 मिनट का नाटक है तो उसमें कितने पात्र होने चाहिए, 1 घंटे का अगर नाटक है तो उसमें कितने पात्र होने चाहिए, तो ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, देख लेते हैं आंसर, ये बिल्कुल सही है। यथासंभव अधिक पात्र रखना चाहिए रेडियो नाटक के संदर्भ में गलत कथन है। रेडियो नाटक के संदर्भ में निम्न कथन देख लेते हैं। पात्रों की पहचान रेडियो पर उसकी आवाज़ से होती है, बिल्कुल सही है। लंबे वाक्यों के प्रयोग से बचना चाहिए। रेडियो नाटक में वाद्य संगीत का प्रयोग होता है। यथासंभव पात्रों की संख्या सीमित रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। रेडियो लेखन के लिए क्या असंगत है? तो क्या असंगत है भाई रेडियो लेखन के लिए? ठीक है, तो क्या असंगत है देखते हैं। आवश्यकता अनुसार किसी धर्म या समुदाय की आलोचना की जाए, किसी संस्था या व्यक्ति विशेष के लाभार्थ प्रसारण न हो, किसी मित्र देश की आलोचना न की जाए, संविधान के प्रति असमान प्रकट न किया जाए, तो बी, सी और डी सही है, लेकिन ये क्या है? गलत है। तो इसमें गलत पूछा था, गलत क्या है? ए रहेगा। रेडियो मनोरंजन का कैसा माध्यम है? तो श्रव्य माध्यम है भाई। भी आंसर सही है। रेडियो नाटक की कहानी किन माध्यमों से बढ़ती है? तो किन माध्यम से बढ़ती है? संवाद से बढ़ती है। रेडियो नाटक में किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो साज सज्जा का नहीं किया जा सकता, चरित्र, कहानी, पात्र का किया जा सकता है। रेडियो नाटक की अवधि आमतौर पर कितनी होती है? तो आमतौर पर 15 से 30 मिनट की ही होती है। ये आंसर सही है। कैप्टिव ऑडियंस का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? एक स्थान पर कैद दर्शक। सी आंसर सही है। 15 मिनट की अवधि वाले नाटकों में पात्रों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? तो 5 या 6 होती है भाई। ठीक है, बी आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 30-40 मिनट की अवधि के नाटकों में पात्रों की संख्या कितनी होती है? तो 8 से 12 होती है। डी आंसर सही है। रेडियो नाटक के लिए कहानी का चुनाव करते समय हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। निम्न में कौन सी बात का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है? ठीक है, तो कहानी सिर्फ घटना प्रधान न हो, सही है। उसकी अवधि बहुत ज़्यादा न हो, बिल्कुल सही है। पात्रों की संख्या सीमित हो, बिल्कुल सही। संवाद बहुत कर्कश न हो। डी आंसर क्या है? नहीं होना चाहिए भाई इसमें।
निम्न में से किस लेखन में काफ़ी समानता पाई जाती है? तो किस में भी? मंच का नाटक लेख, फिल्म की पटकथा, रेडियो नाटक लेखन। तो उपयुक्त सभी, डी आंसर बिल्कुल सही है। रेडियो नाटक में पात्रों संबंधी तमाम जानकारियां हमें किससे मिलती है? तो किससे मिलती है? संवाद द्वारा हमें मिलती है। ठीक है, अगला लेसन है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। ये लेसन हम देखते हैं। लेखन का आशय भाषा के सहारे किसी चीज पर विचार करने और उस विचार को व्याकरणिक शुद्धता के साथ सुसंगठित रूप में अभिव्यक्त करने से है। भाषा विचारों के अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, स्वयं विचार करने का साधन भी है। विचार करने और उसे व्यक्त करने की यह प्रक्रिया निबंध के चिरपरिचित विषयों के साथ आमतौर पर घटित नहीं हो पाती। इसका कारण यह है कि उन पर तैयार शुदा सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहती है और हम कुछ नया सोचने लिखने की जहमत उठाने के बजाय उसी सामग्री पर निर्भर हो जाते हैं। मौलिक प्रयास एवं अभ्यास को बाधित करने वाली यह निर्भरता हमारे अंदर लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित नहीं होने देती। आगे है भाई, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम निबंध के परंपरागत विषयों को छोड़कर नए तरह के विषयों पर लिखने का अभ्यास करें। ये अभ्यास हमें अपने मौलिक अधिकारों में से एक अभिव्यक्ति के अधिकार का पूरा उपयोग कर पाने की सामर्थ्य देगा। वस्तुतः लेखन की रचनात्मक का पूरा संबंध फार्मूले का वजूद न होने की इसी सच्चाई से है। दिए गए विषय के सहचर्य से जो भी सार्थक और सुसंगत विचार हमारे मन में आते हैं उन्हें हम यहाँ व्यक्त कर सकते हैं। अपेक्षाकृत स्पष्ट फोकस वाले विषय मिलने पर इस विचार प्रवाह को थोड़ा नियंत्रित रखना पड़ता है। अगला इसे क्वेश्चन देखते हैं। इस लेसन से अप्रत्याशित लेखन कैसी रचना है? तो मौलिक रचना है भाई, सी आंसर सही है। रटंत को कैसी लत कहा गया है? तो बुरी लत कहा गया है। कुटेव का क्या अर्थ है? तो कुटेव का है बुरी लत। ये आंसर ठीक है। रटंत से मनुष्य की कौन सी चीज समाप्त हो जाती है? तो भाव की मौलिकता, चिंतन शक्ति, आत्मज्ञान से याद करना, उपयुक्त सभी क्या है? ये समाप्त हो जाती है। अभ्यास से हर मौके का हम किस पर निर्भर होकर गंवा बैठते हैं? ठीक है, अभ्यास के हर मौके का हम किस पर निर्भर होकर गंवा बैठते हैं? तो रटंत पर निर्भर होकर गंवा बैठते हैं। कम समय में अपने विचारों को संकलित कर उन्हें सुंदर और सुघड़ ढंग से अभिव्यक्त करने की कला क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेख। भी आंसर सही है अपना। अगला क्वेश्चन है अप्रत्याशित विषयों पर लिखते समय सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? तो विषय के बारे में सोच विचार करना चाहिए। किसी भी तरह के लेखन का एक बुनियादी नियम है, तो क्या है? सुसंबद्धता। अभी सुसंबद्धता है। अगला लेसन क्वेश्चन है भाई, इस यात्रा का अनुभव एक अनोखा रोमांच प्रदान करता है। रेल यात्रा का। नए तथा अप्रत्याशित विषयों के लिए किस प्रकार की शैली का प्रयोग करना चाहिए? तो आत्मपरक शैली का प्रयोग करना चाहिए। हमारी इकाई 2 कंप्लीट होती है। इकाई 3 हम करेंगे भाई यहाँ पे। ठीक है, इकाई 3 हम करेंगे। तो इकाई 3 में हमारा पहला लेसन रहेगा व्यवहारिक लेखन, कार्यालय लेखन और प्रक्रिया। ठीक है, व्यवहारिक लेखन, कार्यालय लेखन और उसकी प्रक्रिया। किसी भी विषय पर विचार करने और उस पर निर्णय लेने के लिए उस विषय से संबंधित एक फाइल होती है। उस विषय से संबंधित जो प्रस्ताव या पत्र बाहरी व्यक्ति या दूसरे कार्यालयों से प्राप्त होता है उन्हें फाइल की दाहिनी तरफ रखा जाता है। किसी प्रस्ताव या विषय पर विचार के लिए जो टिप्पणियां लिखी जाती है या मंतव्य प्रकट किया जाता है वे फाइल की तरह लगे पृष्ठों पर होते हैं। आगे सरकारी पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। ये पत्र एक कार्यालय, विभाग या मंत्रालय को लिखे जाते हैं। पत्र की बाईं तरफ फाइल संख्या लिखी जाती है। क्या भी देख लो, पत्र की बाईं तरफ फाइल संख्या लिखी जाती है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पत्र किस विभाग द्वारा किस विषय के तहत कब लिखा जा रहा है। आगे देखते हैं भाई, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम, पता आदि बाईं तरफ लिखा जाता है। कई बार अधिकारी का नाम दिया जाता है। सेवा में का प्रयोग धीरे धीरे कम हो रहा है। विशेष शीर्षक के अंतर्गत संक्षेप में यह लिखा जाता है कि पत्र किस प्रयोजन के लिए या किस संदर्भ में लिखा जा रहा है। विषय के बाद बाईं तरफ महोदय संबोधन लिखा जाता है।
पत्र की भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए। क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। पत्र के बाईं ओर प्रेषक का पता, तारीख दी जाती है। अंत में भविष्य शब्द का प्रयोग अधोलेख के रूप में होता है। किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो राय, मंतव्य, आदेश या निर्देश दिया जाता है वह टिप्पणी कहलाता है। टिप्पणी का उद्देश्य उन तथ्यों को स्पष्ट तथा तर्कसंगत रूप से प्रस्तुत करना है जिन पर निर्णय लिया जाना है, साथ हो उन बातों की ओर भी संकेत करना जिसके आधार पर उक्त निर्णय संभवतः लिया जा सकता है। इस प्रकार के टिप्पणी में सबसे पहले मूल पत्र या आवृत्ति में दिए गए विवरण या तथ्य का सार दिया जाता है, फिर निहित प्रस्ताव की व्याख्या की जाती है और संबंधित विनियमों का हवाला देते हुए अपनी राय दी जाती है। भाई आगे है, टिप्पणी लिखने के बाद सहायक अधिकारी दाहिनी ओर अपने हस्ताक्षर कर उसे अपने अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करता है। जिस अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है उसका पद नाम वहां बाईं ओर लिखा जाता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। प्रारूपण का अर्थ क्या है? तो सरकारी कार्य विधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा प्रारूपण कहलाता है। ठीक है। टिप्पणी लेखन से क्या तात्पर्य है? तो सरकारी किसी विषय पर उच्च अधिकारी द्वारा लिखी गई टिप्पणी, ठीक है, टिप्पण कहलाती है। आगे है, कार्यसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं शामिल किया जा सकता? तो क्या शामिल नहीं किया जा सकता? बैठक के लिए निर्धारित तिथि, समय और स्थल, पिछली बैठकों के लिए निर्णयों के अनुपालन की जानकारी, बैठक में हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण, बैठक में चर्चा के लिए निर्धारित विषय की अग्रिम जानकारी। तो सी क्या है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। कार्यसूची के अंतर्गत बैठक में हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण नहीं शामिल किया जा सकता, शेष को कार्यसूची में शामिल किया जा सकता है। आगे, किसी प्रस्ताव या विषय पर विचार के लिए जो टिप्पणियां लिखी जाती है या मंतव्य प्रकट किए जाते हैं वह फाइल के किस तरफ लगे पृष्ठ पर होते हैं? किस तरफ लगे पृष्ठ पर होते हैं? भाई बाईं तरफ होते हैं वो। ठीक है, ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। फाइल के किस तरफ का हिस्सा पत्र व्यवहार को संजोग कर रखने के लिए होता है? तो क्या होता है भाई? दाहिने तरफ का हिस्सा संजोग कर रखने के लिए होता है। रिपोर्ट क्या होती है? तो छोटी घटना और बड़ी घटना ये दोनों ही रिपोर्ट के अंतर्गत आती है। सरकारी पत्र किस श्रेणी में आते हैं? तो औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। किसी संस्थान या व्यक्ति किसी विषय या किसी बैठक में जो निर्णय लेता है उसे किसके माध्यम से सर्वमान्य तक पहुंचाया जाता है? तो प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सर्वमान्य तक पहुंचाया जाता है। भाई अगला क्वेश्चन है, बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए क्या जारी किया जाता? तो परिपत्र जारी किया जाता। सी आंसर सही है। जब लिखने वाला अधिकारी संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता है तब किस प्रकार के पत्र लिखता है? तो अर्ध सरकारी पत्र लिखता है। बी आंसर सही है। जब लिखने वाला अधिकारी संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता है तब अर्ध सरकारी पत्र लिखे जाते हैं। जब किसी पत्र, ज्ञापन इत्यादि का उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता तो याद दिलाने के लिए किस प्रकार का पत्र भेजा जाता है? तो अनुस्मारक पत्र भेजा जाता है। डी आंसर सही है। सहायक, आरंभिक या मुख्य टिप्पणी को जब संबंधित अधिकारी के पास भेजता तो वह अधिकारी टिप्पणी पढ़ने के बाद नीचे मंतव्य लिखता है, तो इसे क्या कहते? तो इस मंतव्य को क्या कहा जाता है? तो आनुषंगिक टिप्पण कहा जाता है। सी आंसर सही है। किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटने के लिए उस पर जो राय, मंतव्य, आदेश अथवा निर्देशन दिया जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह टिप्पण कहलाता है। बी आंसर सही है। अगला लेसन है संवृत्त बायोडाटा। ये वह है भाई, ठीक है। बायोडाटा लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। किसी भी नौकरी के लिए उम्मीदवार संवृत्त के आधार पर ही चुने जाते हैं। संवृत्त की अच्छी तरह न बने होने के कारण या किसी कमी के कारण कई बार योग्य उम्मीदवार पीछे छूट जाते हैं और नौकरी प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि वह अपना संवृत्त सुंदर और आकर्षक बनाए। एक संवृत्त को किसी उम्मीदवार का दूत या प्रतिनिधि कहा जाता है। एक अच्छे संवृत्त की तुलना किसी संवृत्त को किसी उम्मीदवार का दूत या प्रतिनिधि कहा जाता है। एक अच्छे संवृत्त की तुलना किसी चुंबक से भी की जा सकती है जो नियुक्तिकर्ता को आकर्षित कर लेता है। नौकरी में सफलता के लिए किसी व्यक्ति की योग्यताएं जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही उस व्यक्ति का संवृत्त निर्माण की कला में निपुण होना
यह कहना गलत नहीं होगा कि पहली लड़ाई तो संवृत ही लड़ता है और अगर संवृत कमजोर हुआ तो लड़ाई शुरू में ही खत्म हो जाती है। संवृत एक प्रकार का लेखन है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर क्रमानुसार उस व्यक्ति की सूचना इकट्ठी की जाती है। संवृत में ईमानदारी होनी चाहिए तथा किसी भी प्रकार के झूठे दावे या अतिशयोक्ति से बचना चाहिए। ठीक है, अपने व्यक्तित्व, ज्ञान और अनुभव के सबल पहलुओं पर जोर देना जो कभी नहीं भूलना चाहिए। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। बायोडाटा को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो भी संवृत कहा जाता है। ये गलत लिख रखा है, संवृत कहा जाता है। सी आंसर सही है। संवृत में किस प्रकार की भाषा प्रयोग नहीं किया जाता? तो भाई अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता संवृत में। संवृत के पहले पक्ष में किसे केंद्र में रखकर सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं? तो उम्मीदवार को केंद्र में रखकर। अगला क्वेश्चन है, संवृत की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? तो सरल होनी चाहिए। इसका आंसर बिल्कुल सही है। संवृत में अनुभव का विवरण कैसे दिया जाता है? तो पदानुसार दिया जाता है। ये आंसर बिल्कुल सही है। संवृत में अनुभव का विवरण पदानुसार दिया जाता है। ठीक है, कार्यतर योग्यता के अनुसार। उच्च पद के लिए संवृत कैसे लिखा जाता है? तो लंबा व अनुभव युक्त। नियोक्ता को उम्मीदवार की आंतरिक अभिरुचि अवगत कराने हेतु संवृत में किसका उल्लेख विशेष रूप से करना चाहिए? तो भाई रुचि का उल्लेख करना चाहिए। संदर्भित व्यक्तियों के नाम और पते किस में लिखे जाते हैं? तो संवृत में लिखे जाते हैं। संवृत के साथ लिखे गए आवेदन पत्र में कितने खंड होते हैं? तो 2 होते हैं भाई खंड। अगला लेसन है कोश एक परिचय। ठीक है, कोश एक परिचय। कोश एक परिचय शब्दाकोश शब्द और कोश 2 शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ है शब्दों का खजाना। इसमें एक भाषा भाषी समुदाय में प्रयोग होने वाले शब्दों को इकट्ठा किया जाता है। शब्दकोश में शब्दों की व्युत्पत्ति, स्तोत्र, लिंग, शब्द रूप एवं विभिन्न संदर्भपरक अर्थों के बारे में जानकारी दी जाती है। हिंदी शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का अनुसरण किया जाता है, परंतु अ से प्रारंभ होने वाले शब्द सबसे पहले दिए जाते हैं, ये याद रखना है। यद्यपि हिंदी वर्णमाला में कुछ संयुक्त व्यंजन सबसे अंत में आते हैं, परंतु शब्दकोश में उन्हें उस क्रम में रखा जाता है जिन व्यंजनों से मिलकर वे बने हैं। जैसे क प्लस में श, ज प्लस में इया अंग्या, त प्लस में र त्र, श प्लस में र श। स्वर रहित व्यंजनों से प्रारंभ होने वाले शब्द उस व्यंजन में इस्तेमाल होने वाले सभी स्वरों के बाद में रखे जाते हैं। जैसे क्या शब्द कौस्तुभ के बाद आता है। इस प्रकार शब्दकोश में शब्दों के अर्थ दिए जाते हैं। उसी प्रकार संदर्भ ग्रंथों में मानव द्वारा संचित ज्ञान को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संदर्भ ग्रंथ कई प्रकार के होते हैं। संदर्भ ग्रंथ का सबसे विशद रूप विश्व ज्ञान कोश है। इसमें मानव द्वारा संचित हर प्रकार की जानकारी और सूचना का संक्षिप्त संकलन होता है। संदर्भ ग्रंथ में अन्य महत्वपूर्ण प्रकार है साहित्य कोश और चरित्र कोश। साहित्य कोश में साहित्य विषयों से संबंधित जानकारियां संकलित होती हैं। संदर्भ ग्रंथ गागर में सागर के समान है। जब भी किसी विषय पर तुरंत जानकारी की आवश्यकता होती है, संदर्भ ग्रंथ की आवश्यकता पड़ती है। संदर्भ ग्रंथों की जानकारी का सिलसिलेवार अंकन शब्दकोश के नियमों के अनुसार ही होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई इस लेसन के। शब्दकोश में आए शब्द विगंत का क्या अर्थ है? तो क्या है भाई? तपा हुआ। किसी शब्दकोश में कर्म की दृष्टि से इनमें से सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? क्यों, कमल, कृपा या कसम? तो जो कमल है ये सबसे पहले आएगा। अगला क्वेश्चन है शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? तो श्रमिक शब्द से पहले आएगा श्रद्धा। हिंदी शब्दकोश में ग का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ग का वर्ण जय के बाद आता है। डी आंसर सही है। हिंदी शब्दकोश में क्षत्रिय शब्द कहाँ मिलेगा? तो कहाँ मिलेगा? क वर्ण के वर्ग में मिलेगा। भाई निम्न में से कौन सा शब्दकोश का प्रकार नहीं है? तो कौन सा प्रकार नहीं है? त्रिभाषा कोश। एक भाषा कोश भी, द्विभाषा कोश भी, बहुभाषा कोश भी, लेकिन त्रिभाषा कोश नहीं है। शब्दकोश में पहला खंड किस वर्ण से प्रारंभ होता है?
तो अं से होता है। कर्म, क्रंदन, क्रमशः, क्रांति शब्दों का उचित शब्दकोशीय क्रम क्या होगा? तो भाई सी होगा। सी आंसर बिल्कुल सही है। क्रंदन, क्रम, क्रमशः या क्रांति, इसके ये आएंगे। संदर्भ ग्रंथ का सबसे विशद रूप कौन सा है? तो विशद शब्दकोश रहेगा। बी आंसर सही है। संदर्भ ग्रंथ में जानकारियों का सिलसिलेवार संकलन किसके अनुसार होता है? तो शब्दकोश के नियमों के अनुसार होता है। यह आंसर बिल्कुल सही रहेगा। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आज की क्लास में हमने 2 इकाई कर ली है, दूसरी और तीसरी। ठीक है, तो हमारी 11वीं और 12वीं क्लास के अभिव्यक्ति और माध्यम की बुक जो है ये कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भैया आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।